नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। बरसात का मौसम अपने साथ लेकर आता है गर्मियों में सुकून, राहत और ढेर सारी हरियाली, लेकिन उसके साथ साथ लेकर आता है डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, पेट का इन्फेक्शन जैसी बहुत सारी बीमारियों का खतरा। और इन बीमारियों से बचने का सबसे बेहतर इलाज है इनसे उपाय, इनसे बचाव। तो इसी बचाव पे बात करने के हमारे साथ हैं मेरठ के वरिष्ठ परामर्श चिकित्सक डॉक्टर ललित चौधरी साहब। डॉक्टर साहब मेरठ में 10 साल से ज्यादा समय से अपनी सेवाएं दे रहे हैं और अभी कुछ समय से डॉक्टर साहब ने ज्वाइन किया है आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस हॉस्पिटल, जिसको आप ईसाइयों के अस्पताल के नाम से या कृपाओं के अस्पताल के नाम से जानते हैं। तो आपका बहुत ज्यादा वक्त न जाया करते हुए स्वागत करते हैं डॉक्टर ललित चौधरी साहब का। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हॉस्पिटल के पहले पॉडकास्ट जिसका नाम है आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस हॉस्पिटल। नमस्कार, पहले तो धन्यवाद है आपका। और मैं डॉक्टर ललित चौधरी, MBBS MD मेडिसिन, जनरल फिजिशियन, मेरठ क्षेत्र से हूँ और अभी मैंने यहाँ पर ज्वाइन किया है और लेडी ऑफ ग्रेसेस हॉस्पिटल। आज का ये एपिसोड हमारा, क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा है, बहुत बारिश हो रही है रात से, और आज इसीलिए हमारा आज का एपिसोड रेनी डे स्पेशल है। तो आज हम डॉक्टर साहब से उसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो बरसात के मौसम में होती है। तो डॉक्टर साहब, मेरा आपसे सबसे पहला सवाल है कि बरसात के इस मौसम में कौन कौन सी बीमारियों का खतरा सबसे ज्यादा रहता है? बरसात के मौसम में जो सबसे ज्यादा बीमारियां होती हैं वो संक्रामक रोग हैं, संक्रमण से फैलने वाले रोग। जैसे संक्रामक रोग मतलब इन्फेक्शियस रोग? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। जैसे मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, टाइफाइड, जो भी पानी से या दूषित पानी से होते हैं। असल में बरसात में पानी की मात्रा हवा में और बाकी आसपास के और आपके पड़ोस में क्षेत्रों में ज्यादा होती है। नालियों में, गड्ढों में पानी भर जाते हैं, इसलिए मच्छर भी ज्यादा पनपते हैं, तो मच्छरों से जनित जो बीमारियां हैं वो भी ज्यादा होती हैं। और इसी प्रकार से जैसे कुछ दूषित पानी है, हम साफ सफाई कम रखें तो उनसे भी बीमारियां होती हैं। वायरल इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं। तो इस साल आपको अपने प्रैक्टिस सीजन में अपने क्लिनिक पे कौन कौन सी बीमारियों का सबसे ज्यादा मरीज आ रहे हैं? सबसे ज्यादा इस साल देखा जाए तो वायरल बहुत है और टाइफाइड भी कुछ हद तक है। चिकनगुनिया या डेंगू इस तरीके की बीमारी इस साल कम है। डेंगू के कुछ मरीज हो सकते हैं, बट जो है हमारे हॉस्पिटल में वायरल और टाइफाइड। तो जैसे सर ये डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड या नॉर्मल वायरल फीवर, ये सभी बुखार है एक तरह से, लेकिन इनके शुरुआती लक्षण से हम कैसे पहचान करेंगे कि ये डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है या फिर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और सवाल अच्छा इसलिए है कि पेशेंट को ये भी देखना होगा कि मैं कब डॉक्टर को परामर्श करूं। तो इसमें हमारे पास मुख्यतः 4 बीमारी तो होती ही हैं जो बरसात में अक्सर होती हैं। वायरल है, डेंगू है, चिकनगुनिया, टाइफाइड। तो इनके कुछ लक्षण हैं जिनसे हम कुछ हद तक इनको पहचान सकते हैं। जैसे हम टाइफाइड की बात करें तो ये फीवर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। इसके साथ इसमें पेट के लक्षण हो सकते हैं, जैसे दस्त लग सकता है आपको। तो ये दस्त भी हरे रंग के आपके पैखाना हो सकता है। और वायरल है, वायरल में आपको बुखार के साथ छींक और खांसी वगैरह इस तरीके की समस्याएं हो सकती हैं। बदन दर्द हो सकता है। जो डेंगू फीवर है ये भी इस बार तो नहीं, लेकिन अक्सर जो है फैलता रहता है और इस क्षेत्र में तो खासकर। तो डेंगू फीवर में सर दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है और प्लेटलेट कम होती हैं, उसके भी कुछ लक्षण आते हैं, जैसे पेट में दर्द होना, कुछ पानी भर जाता है पेट में, सांस लेने में तकलीफ भी हो जाती है यदि ये लक्षण जो है आगे बढ़े। तो ये डेंगू फीवर के लक्षण होते हैं। और इसके अलावा जो चिकनगुनिया है, चिकनगुनिया में जोड़ों में दर्द, खासकर प्लेटलेट तो उतना कम नहीं होती, लेकिन जो है जोड़ों में दर्द वगैरह ज्यादा रहता है। लेकिन सर प्लेटलेट काउंट तो आप जब एक लेवल पे पहुंच जाते हैं आपकी बीमारी, जी जी, उसके बाद आप जांच कराते हैं तब आपको पता चलता है कि आपका प्लेटलेट काउंट डाउन है। जी जी। उससे पहले शुरुआती 2 दिन में, या मैं बात करूं शुरुआती 3 दिन में, अगर मुझे फीवर आता है तो मुझे कैसे, किस लक्षण, क्योंकि आपने बताया पेट खराब टाइफाइड में भी होता है, पेट खराब चिकनगुनिया में भी होता है, तो मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा? थोड़ा, हालांकि मैं बिल्कुल डॉक्टर की तरह आइडिया नहीं लगा पाऊंगा एग्जैक्टली, बट फिर भी एज ए प्रिकॉशन मैं कैसे डिफरेंशिएट कर पाऊंगा कि ये टाइफाइड है, ये चिकनगुनिया है
या ये डेंगू है, और मुझे किस तरह का उसमें ट्रीटमेंट की जरूरत है? पेट खराब एक, आपको थोड़ा सा सही कहूँ कि पेट खराब एक सामान्य लक्षण चिकनगुनिया का नहीं है, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया में तो आसानी से हम पता नहीं कर सकते जब तक हम प्लेटलेट काउंट ना जो कराएं। दोनों में ही जोड़ों में दर्द होगा, तो आप जोड़ों के दर्द पर विशेष ध्यान रखें। और टाइफाइड में जोड़ों में दर्द नहीं, बल्कि जो है पेट के लक्षण, इसको जो है हिंदी में आंत्रीय ज्वर बोलते हैं, आंतों का बुखार, तो पेट के लक्षण इसमें जरूर आते हैं। हल्के हो सकते हैं, कभी कभी कुछ इन्फेक्शन ऐसे भी होते हैं जो कुछ हल्के लक्षण रखते हैं, और साथ में इसका फीवर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, उस जो बुखार की तीव्रता है वो धीरे धीरे बढ़ती है। और सर में दर्द डेंगू या आपके चिकनगुनिया में कुछ ज्यादा होता है, जोड़ों में दर्द रहेगा, तो इस प्रकार से हम कुछ हद तक इनको शुरुआती लक्षणों से पहचान सकते हैं। ठीक है। और बोले डॉक्टर साहब, जैसे अभी गूगल ने सबको 25% डॉक्टर बना दिया है, अब हर घर में एक डॉक्टर मौजूद है। जी बहुत सारे घरों की प्रैक्टिस ये है कि लोग घर में दवाइयां लेते हैं। जी जी। तो कब मुझे पता चलेगा कि मुझे कब घर में दवाई लेनी है और कब मुझे डॉक्टर से कंसल्ट करना है? हाँ, ये भी बहुत अच्छा सवाल इसलिए भी है कि गूगल ने बहुत ही अच्छी जानकारी लोगों को दी। उन्होंने बताया कि आप खुद के शरीर को कैसे पहचानें, लेकिन एक लिमिट, एक हद से आगे जाना किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है। एक हद से पहले आपके लिए बहुत अच्छा इसलिए भी है, आपको फाइनेंशियली, आर्थिक रूप से भी मदद करता है कि हम जो है खुद से भी कुछ सेल्फ मेडिकेशन ले सकते हैं। जी। जैसे यदि हल्का बुखार है तो हम 2-3 दिन के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं। ओके। यदि कुछ लक्षण गंभीर नहीं है, जैसे गंभीर लक्षण में कुछ सांस की तकलीफ तो नहीं है, या फिर आपको जो है कुछ दस्त ज्यादा तो नहीं लग रहे हैं, उल्टी वगैरह ज्यादा तो नहीं हो रही हैं, या बुजुर्गों में जो है पेशाब की तकलीफ होती हैं कि कम आ रहा है, तो इस तरह की समस्याएं यदि नहीं हैं तो जो है हल्के बुखार के लिए 2 या 3 दिन के लिए पैरासीटामोल वगैरह ले सकते हैं। हाँ, लेकिन एंटीबायोटिक से बचना चाहिए। हल्का बुखार आप बोलते हैं, तो हल्का बुखार आप बोलते हैं 101 डिग्री, 102 डिग्री, किसको आप हल्का बुखार बोलते हैं, और किस डिग्री के बुखार तक मुझे तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ जी, 102 से बुखार से ऊपर यदि शुरुआत में भी पहुंचता है तो वो तेज बुखार माना जाता है। हल्का बुखार जो है 102 से नीचे 102.6 को हम जो है रखते हैं, तो उसके नीचे हम उसको हल्का बुखार मान सकते हैं। और उससे हल्के बुखार 2-3 दिन लक्षण ना हो, ये भी जरूरी है कि बाकी लक्षण ना हो। कुछ लक्षण गंभीर हो, बुखार हल्का है लेकिन लक्षण गंभीर हैं बाकी, जैसे वॉमिटिंग, उल्टी ज्यादा हो रही है, दस्त ज्यादा लगे हुए हैं, भ्रम की स्थिति है, बहुत कमजोरी महसूस कर रहा है पेशेंट, तो ऐसी स्थिति में हल्का बुखार भी रहे तब भी जो है उसको डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। तो अगर नॉर्मल, बहुत नॉर्मल फीवर है, बहुत ज्यादा थकान नहीं हो रही है, जोड़ों में दर्द नहीं है, आपका पेट एकदम से ठीक काम कर रहा है, आपको कोई भ्रम की स्थिति नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, तो आप एक दिन अपने घर पे पैरासीटामोल लेने का ट्राई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी उसके बाद अगर आपका कोई भी लक्षण दिखाई दे तो आप सलाह देंगे पेशेंट को कि वो तुरंत हाँ जी, हाँ, डॉक्टर के पास जाए? हाँ, यदि लक्षण बढ़ते हैं, आराम नहीं पड़ रहा है, तो उस डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। डॉक्टर साहब, डेंगू अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है जी। पिछले 5-6 साल पहले तो डेंगू ने ऐसा प्रकोप मचाया था कि डेंगू से लोग डरने लगे थे। जी। तो डेंगू के कौन से लक्षण खतरे का संकेत है कि मुझे तुरंत से तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए? हाँ, ये कुछ गंभीर लक्षण यदि हैं तो तुरंत समझ जाना चाहिए और चिकित्सक से परामर्श अवश्य करना चाहिए। जैसे मसूड़ों से, आंख से, नाक से ब्लड आना, ओके, या पेट में तेज दर्द होना, या फिर जो है सुस्ती छा जाना। ब्लड प्रेशर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो यदि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, सुस्ती छा रही है, या पेशाब आना कम हो गया है मरीज को, तो ऐसी कंडीशन में जरूर जो है चिकित्सक से परामर्श करना चाहिए। और बुखार लगातार बना रहता है, डेंगू में पूरे जोड़ों में दर्द होता है, सर में दर्द भी होता है, तो वो एक कभी कभी किसी मरीज में असहनीय स्थिति होती है, तो उसके लिए भी परामर्श जरूर करना चाहिए। अच्छा, डेंगू में प्लेटलेट चेक करते हैं, प्लेटलेट कम आता है तो लोग घबरा जाते हैं, क्या प्लेटलेट ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें? नहीं,
प्लेटलेट इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, लेकिन सभी कुछ प्लेटलेट ही है तो ऐसा नहीं है जी। कभी कभी कम प्लेटलेट काउंट होने के बावजूद भी पेशेंट अच्छी कंडीशन में होता है, अच्छे स्थिति में होता है जी। और कभी कभी ज्यादा प्लेटलेट उतना कम नहीं है और उसके बावजूद भी मरीज की स्थिति नाजुक हो सकती है। जी। तो ऐसा नहीं है, इसमें हाइड्रेशन मेंटेन करना अर्थात पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ब्लड प्रेशर का ठीक बने रहना ये बहुत ज़रूरी है और लक्षण पर एक निगाह रखना कि कोई दांतों से, मसूड़ों से, नाक से, आँख से इस तरीके से कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही हो, कोई रक्तस्राव नहीं हो रहा है, पैखाने के रास्ते कोई रक्तस्राव नहीं हो रहा है, तो इसका भी उन्हें ध्यान रखना है। कोई तेज पेट में दर्द है, इसका भी ध्यान रखना है। तो ये लक्षण भी इसके साथ, प्लेटलेट कम होने के साथ, ये जो है इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। अच्छा, प्लेटलेट कम होने पे हमारे क्षेत्र में मेनली बहुत सारे मिथ हैं जिसको हम भ्रांतियां बोलते हैं, जैसे कि आप पपीते के पत्ते उबाल कर पी लीजिए, बकरी का दूध, एक बार इतना डिमांड में आया कि बकरी का दूध 2000 रुपए किलो तक बिका, या फिर आप गिलोय पी लीजिए। तो ये बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या, या फ्रूटी, एक बार फ्रूटी पे इतना ज्यादा आया कि लोग फ्रूटी पिलाने लगे अपने घर पे, तो क्या आप मानते हैं कि ये सब एक मिथ है या इनसे कुछ फायदा होता है? तरल पदार्थ कोई भी हो वो अच्छा है। जैसे कुछ पैक्ड या डब्बा बंद तरल पदार्थ में उनकी सलाह नहीं दूंगा, लेकिन दूध है अच्छा रहेगा। कुछ अध्ययन हुए हैं कि उसमें कुछ हद तक फायदा भी हुआ है, जैसे आपके जो है बकरी का दूध है। असल में वास्तव में दूध, बकरी का दूध एक सलाह इसलिए है कि इसमें फैट कंटेंट, चिकनाई की मात्रा कम होती है और डेंगू कभी कभी हमारे लीवर पर भी कुछ दुष्प्रभाव रखता है। तो हम चिकनाई की मात्रा को कम करना चाहेंगे जब तक लीवर पर दुष्प्रभाव है। तो ऐसी स्थिति में हम ये चाहेंगे कि कोई गरिष्ठ भोजन मरीज ना करे और वो ऐसा कुछ पदार्थ ले, ऐसा कुछ तरल पदार्थ ले जिसमें विटामिन भी अच्छे हों, जिसमें प्रोटीन की मात्रा भी हो। तो एक दूध अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन बकरी का दूध विशेषकर ऐसा कुछ नहीं। बस हाँ ये है कि उसमें चिकनाई की मात्रा कम है तो अच्छा है। आप मलाई हटाकर गाय या भैंस का दूध भी ले सकते हैं। तो ऐसे ही जो है कुछ और भी तरल पदार्थ यदि लिए जाते हैं तो वो हाइड्रेशन को मेंटेन रखने के लिए, शरीर में पानी की मात्रा को बनाए रखने के लिए बहुत अच्छे रहेंगे, तो उन्हें लिया जा सकता है। इसका मतलब इसका प्लेटलेट काउंट बढ़ाने से कोई सीधा संबंध नहीं है? सीधा संबंध नहीं है। आप जो है अपने पोषण को अच्छा रख रहे हैं वो संबंध है। आप जब नए सिरे से दोबारा से प्लेटलेट दोबारा से बढ़ती हैं तो उनका निर्माण होगा। उनके निर्माण के लिए कुछ कच्चा पदार्थ चाहिए, जैसे प्रोटीन चाहिए, कुछ विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए। तो वो एक अच्छे न्यूट्रिशन से, अच्छे पोषण से, दूध से, इनसे मिलेंगे, अच्छी बात है। तो उसका एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से नहीं, परोक्ष रूप से फायदा जरूर है। कौन कौन से ऐसे खाने हैं या कौन कौन से ऐसे फूड हैं या कौन कौन से ऐसे तरल पदार्थ हैं जिनसे प्लेटलेट काउंट बहुत तेजी से बढ़ता है? ऐसा तो कोई विशेष अध्ययन के वही एक निश्चित तरल पदार्थ से कोई बढ़ेगा। हाँ, जिसमें भी न्यूट्रिशन अच्छा है वो लिया जा सकता है। सभी फ्रूट अच्छे हैं, जो मौसमी फल हैं वो बिल्कुल लीजिए। ताजे मौसमी फल, सब्जियां, हरी सब्जियां जो ताजी हों वो सभी अच्छे हैं। ओके डॉक्टर साहब, डेंगू किस हद तक जानलेवा है? हाँ, ये किस हद तक, पहले जब यहाँ पर शुरुआत में डेंगू देखा गया और प्लेटलेट भी लोग कम रही तो लोगों में एक डर की स्थिति थी। डेंगू उतना जानलेवा नहीं है जितना एक समाज में भ्रम फैला हुआ है। यदि अच्छे से उसका प्रबंधन किया जाए तो कम प्लेटलेट होने के बावजूद भी कोई शरीर से कहीं से रक्तस्राव की स्थिति पैदा नहीं होती है। जैसे संतुलित रूप से शरीर के पानी को बनाए रखा जाए तो इसमें हिमेटोक्रीट, ये हमारा जो ब्लड है उसमें ब्लड की पानी की मात्रा कितनी है और ब्लड की जो कोशिकाएं हैं उनकी मात्रा कितनी है, इसको संतुलन में रखा जाए। तो ऐसी स्थिति में जो है रक्तस्राव भी बहुत कुछ केसेज में, बहुत मामूली केसेज में होते हैं। तो उसको बहुत ही अच्छे से मैनेज करें तो ये बिल्कुल भी खतरनाक ऐसा नहीं है कि हम इतना डरें। ठीक है, ये तो बात हुई कि हमें क्या खाना चाहिए। जी, अब हम बात करते हैं कि हमें स्पेशली डेंगू में क्या नहीं खाना चाहिए, या कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं, कौन कौन से ऐसे फूड हैं जिन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। जैसे
ये पेशेंट की, मरीज की स्थिति पर भी ध्यान रखता है। तरल पदार्थ ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी बुखार में अच्छे रहेंगे। 3 लीटर या 8 से 9 गिलास पानी जो है किसी भी बुखार में अच्छा रहता है। तो वो डेंगू के लिए भी ये बात सही है। तो ऐसे ही हम इसमें, क्योंकि डेंगू में कुछ आपके लीवर पर प्रभाव पड़ता है, तो हम उसके लिए थोड़ा चिकनाई की मात्रा अपने पदार्थ में, तले हुए गरिष्ठ भोजन कम कर सकते हैं। एक अफारा की स्थिति बनती है, ब्लोटिंग की स्थिति बनती है, तो उसके लिए हम जो है सॉलिड फूड को थोड़ा कम करें और तरल पदार्थ पर ज्यादा आ जाए। मतलब हमें नॉर्मल खाना खाना है जो हमारा पेट इजीली डाइजेस्ट कर। हाँ जी, हाँ, स्वाभाविक। कोई हमें बहुत हैवी हेल्दी तला हुआ या भुना हुआ या कोई इस तरह का हैवी खाना जिसको पेट हमारा बहुत आसानी से डाइजेस्ट ना कर पाए। हाँ, ऐसे जिनका पाचन ठीक से ना हो पाए, आसानी से ना हो पाए, तो ऐसे भोजन से बचना चाहिए। ठीक है सर, ये तो हुई आपकी डेंगू की बात। मलेरिया में ऐसे कौन कौन से तरीके हैं? क्योंकि मलेरिया बुखार बहुत आराम से, बहुत इजीली नहीं फैलता है। बहुत जैसे वायरल इन्फेक्शन फैलता है बहुत स्पीड से, डेंगू फैलता है बहुत स्पीड से, इस तरह से मलेरिया नहीं फैलता है। तो मलेरिया में कौन कौन से हम अपने घरों में इस तरह के बचाव कर सकते हैं जिससे मलेरिया फीवर के खतरे को हम कम कर सकें? हाँ, ये बरसात के मौसम में अक्सर पानी हमारे आस पड़ोस में भर जाता है। तो एक तो हमको पानी का कहीं भी यदि भराव है तो उसको हमें खासकर विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे मलेरिया तो जो गंदा पानी है उसमें भी फैल सकता है जी। डेंगू साफ पानी में भी फैल जाता है। जैसे आपके कूलर में पानी यदि काफी दिनों से नहीं बदला गया, या आपके गमलों में या किसी आस छोटे मोटे डब्बे रखे हुए हैं, बाहर छत पर रखे हुए हैं, लोग उन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। कभी कभी छत पर कुछ सामान रख दिया, उसमें ध्यान ही नहीं दिया और उसमें कोई उसके आकार की वजह से उसमें पानी भर गया और वहीं पर ही जो है मच्छर फैल रहे हैं। तो मलेरिया को हम इस तरीके से भी रोकथाम कर सकते हैं, पानी का भराव ना होने दें। और हम अपने घर में सबसे अच्छा है मच्छरदानी का प्रयोग। मच्छरदानी का प्रयोग, आजकल मच्छरदानी का प्रयोग लोग कम कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैक्टिस ये अच्छी होनी चाहिए। हम दवाइयों से या आजकल कुछ रिपेलेंट, मच्छर को दूर भगाने वाली क्रीम वगैरह भी आती हैं, तो हम उनका यूज करते हैं। लेकिन सबसे अच्छा आज भी मच्छरदानी का प्रयोग हो, या फिर जो लोग सक्षम हैं वो अपने घरों में जाली वाले दरवाजे ये लगवाएं, तो उससे हम काफी हद तक मलेरिया को दूर रख सकते हैं। तो मलेरिया मेनली मच्छर से फैलता है। जी जी। डेंगू, आपका डेंगू शायद कोई डेंगू एडीज मच्छर से फैलता है, डेंगू है और आपका चिकनगुनिया है, और मलेरिया एनाफ्लीज मच्छर से फैलता है जी। तो ये मच्छर से फैलने वाले रोग हैं। और जैसे डेंगू है, एक बार इसमें मैं और भी जोड़ना चाहूंगा कि जो डेंगू को भी हम जो है इसी तरीके से बचाव कर सकते हैं। उसमें भी हमें जो है मच्छरों को पनपने से रोकना है, और कहीं पे भी पानी को बार बार, जैसे कूलर का पानी है, जल्दी जल्दी हम उसको बदल दें। कहीं पर जो है गमले हैं उसमें देखें कि जो गमलों के नीचे की प्लेट होती है आजकल घरों में, उसमें भी पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको भी हम साफ सफाई, उसका भी ध्यान रखें। कहीं पे भी अनावश्यक रूप से कहीं पानी भरा हुआ है तो उसका ध्यान रखना चाहिए। तो इस तरीके से हम डेंगू को भी जो है उसकी भी रोकथाम कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये टाइफाइड, अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइफाइड फैलने के 3 मुख्य कारण कौन कौन से हो सकते हैं? टाइफाइड फैलने के 3 मुख्य कारण, सबसे पहले दूषित पानी है जी, दूषित भोजन, उसमें भी दूषित पानी का ही प्रयोग होता है, और तीसरा साफ सफाई का, हाथ धोना, इन चीजों का ध्यान ना रखा जाए। तो हम यदि हाथ धोने की प्रैक्टिस हमेशा रहे, खाना खाने से पहले खासकर, और दूसरा जो है हम भोजन को जो है, जो दूषित भोजन है, रखा हुआ भोजन है या दूषित भोजन है बाहर का खासकर, हमें जहाँ नहीं पता कि साफ सफाई नहीं रख रहे हैं लोग, तो वहां से हमें जो है अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। और दूषित पानी को, साफ पानी हम जो है पिएं, और साफ पानी की पीने की प्रैक्टिस हम जो है अपने घरों में रखें, तो उससे जो है टाइफाइड की बहुत अच्छे से हम रोकथाम कर सकते हैं। ठीक है। ये बारिश का मौसम है डॉक्टर साहब, तो इस बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा खतरे में कौन लोग हैं? मैं बात करता हूँ बुजुर्ग, 60 साल से ऊपर के, गर्भवती महिलाएं, या फिर छोटे बच्चे जो 8, 9, 10 साल से कम के बच्चे हैं। बिल्कुल, ये सभी खतरे में है बारिश के मौसम में जी। बुजुर्ग भी, गर्भवती महिलाएं भी, छोटे बच्चे भी, और मैं इसमें कुछ और भी अब धीरे धीरे, जैसे
कुछ ऐसी बीमारियां भी जो क्रॉनिक, जो लंबे समय तक होने वाली बीमारियां हैं, वो भी आजकल बीमारियां काफ़ी हैं समाज में। जैसे डायबिटीज हुई, जो है गुर्दों के रोग हुए और हार्ट डिजीज हैं। तो ये बीमारियां, ये रोग भी जो है उतने ही खतरे में हैं, क्योंकि इनकी प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। अच्छा, तो इन लोगों को भी अपना ख्याल रखना चाहिए। क्या इम्यूनिटी कुछ कम हो जाती है बारिश से? बारिश से इम्यूनिटी कम नहीं, इन बीमारियों से इम्यूनिटी कम है, लेकिन बारिश में जो ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया, वायरस, वो एक उनके लिए वातावरण है। अच्छा, हवा में नमी होती है और नमी एक अच्छे वातावरण के तौर पे उनके लिए काम करता है कि वो आसानी से फैलेंगे। तो ऐसे लोग जो है ज्यादा खतरे के लिए जो है आसानी से उन रोगों को पकड़ते हैं। तो इसलिए जो है ये सभी खतरे में होते हैं बरसात में। बरसात से कोई इम्यूनिटी डाउन नहीं होती, कोई प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं होती। ये बीमारियां जो हैं, ये बीमारियां ऐसी हो जाती हैं कि वो प्रतिरोधक क्षमता उन लोगों की कम हो गई है, और बरसात में जो होने वाले बैक्टीरिया, वायरस हैं, वो जल्दी से इनको लग जाते हैं। अच्छा, मतलब बरसात जो होती है वो इन बैक्टीरिया एंड वायरस के लिए एक अच्छा वातावरण, हाँ, ये इनके अनुकूलित फैलने का एक वातावरण वातावरण है। उसकी वजह से आपको दूसरी बीमारी, अच्छा टेम्परेचर होता है, अच्छा नमी होगी हवा में, तो इसलिए बच्चों में स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं 10 साल 8 साल या उससे कम की, उन बच्चों में बुखार आने के बाद कौन सी सबसे कॉमन गलती है जो पेरेंट्स जरूर करते हैं? एक तो जब बच्चों में बुखार आता है, छोटे बच्चों में खासकर, तो पेरेंट्स क्या करेंगे कि बच्चे को कपड़े में लपेट देंगे, ब्लैंकेट वगैरह, कंबल। जी जी जी। बच्चे का टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है, तो वो बढ़ जाएगा, हाथ ठंडे हो जाएंगे, तो वो काफी घबरा जाते हैं। अच्छा, उनको हल्के कपड़े पहनाने चाहिए, हवादार कपड़े। तो Okay. टेम्परेचर जो बुखार पता लगा कि जो 101 बुखार था, हमने उसको अच्छे से कंबल में लपेट दिया बच्चे को, और वो 103 पहुंच गया। अच्छा, तो हल्के कपड़े पहनाने चाहिए, स्पॉन्जिंग कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी कॉमन गलती करते हैं। केवल एक बुखार के साथ कुछ लक्षण भी होते हैं, उनमें भी जो है पेरेंट्स कभी कभी गलती कर जाते हैं। जैसे बच्चों में कभी कभी सपोज करो कि उनको माना उन्हें दस्त लगे जी, तो दस्त लगते हैं, बच्चे भी कर जाते हैं, बड़े भी गलती कर जाते हैं, और समाज में भ्रम की स्थिति भी होती है कि जैसे ही पानी पिया वैसे ही वो निकल गया, पैखाने के रास्ते निकल गया। तो ऐसा नहीं होता। होता क्या कि वो जो है पानी पीना कम कर देंगे, पानी कम पिएंगे तो दस्त भी कम लगेंगे। जी, तो ये एक बहुत बड़ी भ्रम की स्थिति है। उनके शरीर में पानी की कमी हो जाएगी, और पानी की कमी ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसी की वजह से उनको बार बार अस्पताल में भर्ती हो जाना पड़ता है। तो यदि वो बचना चाहते हैं कि भाई और अच्छे से स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो पानी जितना ज्यादा से ज्यादा पिएंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा, शरीर में पानी की कमी कम होगी। ऐसे ही एक और गलती होती है कि अक्सर जो है, जैसे पेशाब में कभी कभी इन्फेक्शन हो जाए पेशाब की नली में, तो जिसको हम UTI बोलते हैं, और उसमें बार पेशाब करते हुए बच्चों को दर्द होता है, तो बच्चा खुद से भी पानी पीना कम करता है, या लोग भी ऐसा भी, बड़े भी कर देते हैं इस गलती को कि ज्यादा पानी पिएंगे ज्यादा पेशाब आएगा, ज्यादा जलन होगी। लेकिन हमें उल्टा ही करना चाहिए, ज्यादा पेशाब आएगा तो जलन कम होगी, और जो इन्फेक्शन है वो पानी के साथ बाहर निकल जाएगा। अच्छा, जो टॉक्सिक काफी हद तक, हाँ। और पेशाब डाइल्यूट रहेगा, थोड़ा वो पतला रहेगा उसमें, तो जलन भी कम होगी, तो लक्षण भी कम होंगे। तो ये भी गलती अक्सर लोग कर देते हैं। तो क्या ये UTI बच्चों में भी होता है सर? बिल्कुल, बच्चों में होता है। आजकल हम जो खासकर छोटी बच्चियों में हो जाता है। हम पहले टॉयलेट दूसरी तरीके के यूज, स्टैंडर्ड टॉयलेट यूज होते थे, अब सिटिंग टॉयलेट यूज होते हैं जी। तो उसमें जल्दी से बच्चों में इन्फेक्शन फैलते हैं। बच्चों में तो खासकर जल्दी भी हो जाते हैं UTI, है ना, और खासकर बच्चियों में खासकर होते हैं, फीमेल चाइल्ड हैं उनमें जो है होता है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीने की यदि प्रैक्टिस रहेगी जी, तो हम जो UTI जैसे इन्फेक्शन को भी कम कर सकते हैं। ठीक। डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई बच्चों की। अभी अगर हम बात करें बुजुर्गों की, हमारे जी। सभी घरों में लगभग बुजुर्ग होते हैं, तो बुजुर्गों को इस मौसम में किन बातों का सबसे विशेष ध्यान रखना चाहिए जिससे कि वो बीमारी से थोड़ा बच सकें? जी, बुजुर्गों में कुछ फेफड़ों की बीमारियां अक्सर हो जाया करती हैं हमारे समाज में। स्मोकिंग वगैरह, जैसे बीड़ी है, हुक्का है, इन सभी का एक चलन है।
तो बुजुर्गों में सीओपीडी जैसी फेफड़ों के खराब होने की बीमारी हो जाती है। तो ऐसे मौसम में यदि उनको कुछ इन्फेक्शन भी हो जाए फेफड़ों के, तो वो बीमारी जो है उन इन्फेक्शन के साथ मिलकर उन्हें ज्यादा प्रभावित करती है और वो गंभीर खतरे में आ सकते हैं। तो बुजुर्गों को ध्यान रखना चाहिए कि वो आसपास यदि कोई बीमार है या मास्क का प्रयोग करें, और उनको निमोनिया वगैरह ये इस तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। स्मोकिंग है उससे दूर रहना चाहिए, हुक्का बीड़ी वगैरह इनसे दूर रहना चाहिए। बुजुर्गों में जो है इस दौरान कुछ जैसे कुछ बुजुर्ग दिल के मरीज हैं, कुछ बुजुर्ग गुर्दों के मरीज हैं, तो ऐसे लोग कभी कभी क्या करते हैं कि पानी कम या ज्यादा पीने लगते हैं। बरसात में सोचते हैं कि बरसात में पानी ज्यादा होता है तो कम पानी की प्रैक्टिस, एकदम से टेम्परेचर नीचे गया और उन्होंने पानी कम पिया जी। तो उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट भी कर जाता है। कभी कभी उनका पोस्चरल हाइपरटेंशन, खड़े होने के बाद बीपी कम होना। अच्छा। तो ऐसी कंडीशन में उनको एकदम से अचानक आंखों के आगे अंधेरा छाना, ये स्थिति हो जाती है। तो पानी पर्याप्त पीते रहें, मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि इन्फेक्शन या संक्रामक रोग ज्यादा फैलते हैं इन दिनों में। साफ सफाई का ध्यान रखें, दूषित पानी से भी बचना है, दूषित खाने से भी बचना, दूषित खाने से ही बचना है। रखा हुआ भोजन, एक बरसात के मौसम में खासकर एक टेम्परेचर तापमान अच्छा होता है जिसमें बैक्टीरिया अच्छे से फैल सके, साथ में नमी भी हवा में होती है। तो रखा हुआ भोजन जरूर फूड पॉइजनिंग वगैरह अक्सर इन दिनों में कर देता है। और ये बुजुर्ग ही नहीं, बच्चों के लिए भी जरूरी है कि रखे हुए भोजन से बचें। ओके। हमेशा ताजा भोजन ही बरसात के दिनों में खासकर हम खाएं। बच्चों की बात हो गई, बुजुर्गों की बात हो गई, गर्भवती महिलाओं के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी? तो अभी गर्भवती महिला अपने साथ एक और जिम्मेदारी कैरी कर रही है, जी, जी। उसके ऊपर जो जिसको वो कैरी कर रही है उसकी भी जिम्मेदारी है, उसके स्वास्थ्य की भी जिम्मेदारी है। जी, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से वो बच सके, दोनों माँ और बच्चा दोनों? हाँ, जितना ज्यादा इन्फेक्शन गर्भवती महिला को होगा उतना ही दिक्कत दोनों को, होने वाले बच्चे के लिए भी। कभी कभी क्या होता है कि इन्फेक्शन ज्यादा हुआ, और हमारे समाज में एक और भी समस्या है कि गर्भवती महिलाएं गर्भ के दिनों में ना तो आयरन की टैबलेट जो खाती हैं, जो उनको उनके चिकित्सक परामर्श करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, और हरी सब्जियों से भी बचने लगती हैं। और उसकी वजह भी होती है कि कुछ तेजाब और पेट की दिक्कतें बढ़ती हैं जी। उस दौरान, तो वजह ये भी होती है। ऐसी कंडीशन में यदि इन्फेक्शन भी हो जाए इस स्थिति में, तो वो आने वाली स्थिति को और ज्यादा गंभीर कर देंगे। आयरन की टैबलेट ना खाने से या हरी सब्जियां ना खाने से उनमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो जाता है। और बरसात में यदि इन्फेक्शन भी हो साथ में, तो एनीमिया और ज्यादा गंभीर हो सकता है, खून की कमी और ज्यादा कम हो सकती है। तो इस कंडीशन से बचने के लिए उन्हें खासकर इन्फेक्शन से बचना ही चाहिए जी। तो गर्भवती महिलाओं को जो है अपनी भी जिम्मेदारी और आने वाले जो है बच्चे की भी जिम्मेदारी लेते हुए इन्फेक्शन से ये विटामिन सी और जिंक की टैबलेट्स अभी मार्केट में अवेलेबल है। जी जी तो ये कितना सेफ होती है गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए? क्या हम इसे बिना डॉक्टर के परामर्श के खुद से खा सकते हैं? और खा सकते हैं तो कितने लंबे टाइम तक खा सकते हैं कि मुझे नुकसान न दे वो दवाई? विटामिन सी और जिंक दोनों ही हमारे शरीर में एक जरूरी विटामिन और मिनरल हैं। जी। इनको बिना डॉक्टर के परामर्श के नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन सी और जिंक ये हमारे खाने में उतने हैं। कभी कभी हम जब इन्हें लिखते हैं तो उसकी वजह होती है, जैसे बच्चों में दस्त लगते हैं तो जिंक बच्चों को दिया जाता है, एक निश्चित मात्रा में दिया जाता है। तो वह इसलिए दिया जाता है कि बच्चों की आंतों की प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाए और इन्फेक्शन से वो लड़ सकें, संक्रामक रोग से वो लड़ सकें। या फिर जो है कभी कभी हम बुजुर्गों में जिन्हें सांस की बीमारी, निमोनिया या इस तरीके की समस्या होती है, उनमें भी कभी कभी हम जिंक का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन हम अलग से इनकी टैबलेट वगैरह लें या खुद से लें बिना चिकित्सक के परामर्श के लें, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से समाज को या लोगों को बचना चाहिए। अगर मैं लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं विटामिन सी, जिंक या इस तरह की
दवाइयाँ लेता हूँ खुद से बिना डॉक्टर से परामर्श किए, गूगल से पूछिए, तो कितने समय के बाद मुझे कुछ साइड इफेक्ट्स इसके नजर आएंगे या क्या साइड इफेक्ट इसके हो सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। विटामिन सी जो है वो एक पानी में घुलनशील विटामिन होता है। यदि हम एक्स्ट्रा कुछ विटामिन ऐसे विटामिन लेते हैं तो पेशाब में निकल जाते हैं, लेकिन अनायास जरूरत से ज्यादा कोई चीज ली जाएगी तो कुछ ना कुछ इफेक्ट जो है उनके आने भी होते हैं, और आर्थिक रूप से भी लोगों को उसका कुछ खास फायदा नहीं होगा। यदि आपके पास ऑलरेडी विटामिन सी पहले से पर्याप्त मात्रा में आपके शरीर में है तो क्यों इन सब चीजों को जो है हम लें। कुछ दुष्प्रभाव इस तरीके से हम इस तरीके के जो कोई भी सप्लीमेंट या फिर जो है पोषक पदार्थ लेते हैं कि जो हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं, जैसे विटामिन डी है, विटामिन ए है, तो उनको भी हमें परामर्श से लेना चाहिए। वे पदार्थ जरूर हमारे अंदर कुछ टॉक्सिक इफेक्ट, कुछ दुष्प्रभाव जरूर डालते हैं यदि वो ज्यादा मात्रा में हो जाए। तो इसलिए मेरी तो सलाह यही रहेगी कि बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई भी आप सप्लीमेंट इस तरीके की, आपका खाना ही आपके लिए पर्याप्त है। अच्छा खाना लीजिए, अच्छा पोषक पदार्थ वाला, तो वही पर्याप्त है। ठीक है डॉक्टर साहब, डायबिटीज के पेशेंट्स, इनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, स्पेशली इस बरसात के मौसम? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न इसलिए भी है, हमारे समाज में एक और भी प्रचलन है। डायबिटीज के पेशेंट जो है वो दवा से बचते हैं और वह ऐसी दवा की खोज में रहते हैं जो डायबिटीज को बिल्कुल खत्म कर दे, तो उनका शुगर बढ़ा रहता है। और ऐसी स्थिति में बरसात के दिनों में फंगल इन्फेक्शन उनको बहुत ज्यादा लग जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन में दाद, खाज, इस तरीके के इन्फेक्शन और कुछ खुजली जो है वो स्कैबीज वगैरह ये भी उनको हो जाती है। तो डायबिटीज वाले पेशेंट को सबसे पहले तो अपनी शुगर को कंट्रोल रखना है जी। यदि शुगर कंट्रोल रहेगी तो ये इन्फेक्शन भी दूर रहेंगे। और साथ में साफ सफाई का, खासकर पैरों की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें जी। कोई इन्फेक्शन उनको ना हो, हवादार जो है कमरों में रहें और खुले कपड़े पहने, ये मैं उनको कहना चाहूँगा। अच्छा सर, जैसे एसी हमें बरसात के मौसम में नुकसान देता है, फायदा देता है, या हमें इसको अवॉइड करना चाहिए? अब जैसे हम लोग एक ही घर में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, किसी को वायरल इन्फेक्शन हुआ मेरी फैमिली में, तो वो सांस भी वहीं ले रहा है, खांस भी वहीं रहा है, और बंद कमरा है, एसी चल रहा है, तो क्या संभावना रहती है कि इससे इन्फेक्शन ज्यादा फैलेगा, या उस कमरे में रहने वाले, उस घर में रहने वाले लोग कितना खतरे में है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा सवाल इसलिए भी है कि ये एसी आजकल जो है हमारे समाज में अच्छे से स्थापित हो गया है जी। हम रहते हैं एसी में, तो एसी के साथ कुछ बीमारियां भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन तब जब हम उनकी साफ सफाई ना रखें जी। एसी में जो उनके फिल्टर हैं, यदि उनके आप निरंतर साफ कर रहे हैं तो कोई खास उनसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन यदि उनमें धूल है तो बरसात के दिनों में कुछ फंगल इन्फेक्शन वहां पर पनप जाते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी पनप जाते हैं। तो इसलिए जो है एसी की हमें साफ सफाई जरूर रखनी चाहिए। और एसी मान लो या तो कोई पेशेंट है उसी रूम में, क्योंकि जो कमरा है वो हवादार नहीं है, हवा उसी कमरे में घूम रही है जी। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई पेशेंट उस कमरे में रहता है तो बाकी जो स्वस्थ पेशेंट हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति हैं, उनको अलग रहना चाहिए, वरना जो हवा वहीं घूम रही है तो आप संक्रमित होने का भी ज्यादा चांसेज होंगे। तो इसलिए बचना चाहिए और दूसरा साफ सफाई रखनी चाहिए। यदि एसी भी एक वजह हो सकती है, मतलब एसी नहीं, एक गंदा एसी वजह हो सकती है बीमारी फैलाने का? बिल्कुल बिल्कुल, ये वजह हो सकती है। जैसे किसी व्यक्ति में इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता कम है जी, और गंदा एसी है और उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसमें वहां पर पनपे हुए हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है। ये तो बहुत नई बात पता चली डॉक्टर साहब कि एसी भी एक वजह हो सकती है। अच्छा सर, किसी को अगर लगातार 3 दिन बुखार रहे जी, तो उसको कौन सी जांच करानी चाहिए? क्योंकि टाइफाइड वो कराए, मलेरिया वो कराए, चिकनगुनिया कराए, या फिर कोई और वायरल इन्फेक्शन का, तो आर्थिक रूप से इनकैपेबल जो लोग इतने आर्थिक मजबूत नहीं है, उनके लिए सारी जांच कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा इन टर्म्स ऑफ मनी
थोड़ा महंगा पड़ता है, तो उनको सबसे पहले कौन सी जांच ऐसी है जो 3 दिन बुखार रहने पर उन्हें वो करा लेनी चाहिए? वैसे तो पहली मेरी राय ये है कि बिना चिकित्सक के परामर्श के कोई भी जांच नहीं करानी चाहिए। पहले चिकित्सक को आप जो है परामर्श कीजिए और उसके बाद जांच कराइए। आपके चिकित्सक ऐसी स्थिति में यदि 3 दिन तक बुखार रहता है तो आपके चिकित्सक सीबीसी करा सकते हैं, जिसमें ब्लड के काउंट कराते हैं। आपके चिकित्सक उसमें जो है मलेरिया की जांच करा सकते हैं। आपके चिकित्सक टाइफाइड की जांच करा सकते हैं। अभी तक ये 3 जांच ज्यादातर चिकित्सक कराते हैं। अब जब से डेंगू वगैरह ये ज्यादा हुए हैं तो एक डेंगू की जांच और भी इनमें जोड़ देते हैं। तो ये शुरुआती जांच जो आपके चिकित्सक यदि 3-4 दिन बुखार रहता है तो उसके बाद कराते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे आखिरी सवाल, क्या बारिश का पानी बीमारी लेके आता है? बारिश का पानी बीमारी लेकर नहीं आता, लेकिन उसके साथ जुड़े हुए, जैसे बारिश का पानी तो साफ ही होता है जी, लेकिन आसपास तो हमारे गंदगी है जी, तो वहीं से ही इन्फेक्शन जो है शुरू हो जाते हैं। जी, बीमारियों को एक अच्छा वातावरण देता है। अच्छा, हाँ, तो हमें जो है बारिश का पानी, आप भी घर से बाहर निकले, बारिश हुई, भीग गए, लेकिन आने के बाद जो है साफ सफाई का ध्यान रखें, सूखे कपड़े पहने, ज्यादा देर तक जो है शरीर को नमी या गीला ना रखें। गीले कपड़े मतलब अवॉइड करें गीले कपड़े ज्यादा देर पहनने के लिए। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। कोई सलाह जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे इस बरसात के मौसम में अपना ख्याल रखने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, कोई भी एक इस पूरे बातचीत की जो सबसे महत्वपूर्ण सलाह होगी जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? बचाव हमेशा इलाज से बेहतर होता है, ये मेरा एक मैसेज है, संदेश है। तो आप उसी के लिए, जैसे मलेरिया है तो मच्छरदानी सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा है। और आप जो है पानी हमेशा साफ, उसके लिए पानी को जो है आप अपने घरों में अच्छे से स्टोर रखें, ढक कर रखें। जो भी आपके पास, आपकी जितनी सामर्थ्य है उसी हिसाब से आप फिल्टर यूज कर सकते हैं। और पानी का स्रोत क्या है, पानी कहाँ से आ रहा है, उसका ध्यान रखें। तो पानी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जी बिल्कुल, पानी बहुत, आपको पानी बहुत देख के पीना चाहिए। मैंने सुना भी था पहले, मुझे भी बताया लोगों ने कि खाना आप कहीं पे भी खा सकते हो, क्योंकि खाना उबलता है, बनता है, आग पे बनता है, बट पानी आपको सिर्फ रिलायबल सोर्स से पीना चाहिए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, तो ये बात बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है। पानी बहुत बहुत जरूरी, और साफ पानी हमेशा आपके स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया, आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी डॉक्टर ललित चौधरी, आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस हॉस्पिटल, फिर से जिसे आप ईसाइयों के अस्पताल के नाम से जानते हैं, ये परामर्श चिकित्सक जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है। उम्मीद है आपको इस बरसात के मौसम में जितने आपके दिमाग में सवाल होंगे, जितने आपके दिमाग में मिथ होंगे, जितने आपके दिमाग में भ्रांतियां होंगी, सबको दूर करने में कामयाब रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और नेक्स्ट एपिसोड में हम आपसे जल्दी मिलते हैं। थैंक यू सो मच।